बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो मौजू है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी इस सेशन के नतीजे में इंशाल्लाह हम अपने जज्बात को समझेंगे, इन्हें मस्बत अंदाज में अ, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और इसके नतीजे में हम मस्बत ताल्लुकात इंशाल्लाह ताला कायम करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग जो महसूस कर रहे हैं वो चैट में लिखिए कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं। खुश, पुरसुकून, परेशान, थके हुए, पुरजोश, मायूस या गुस्से में। इस वक्त आपके महसूसात क्या हैं? पुरसुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। ठीक है, पुरसुकून, खुश, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशान नहीं है। जी। एक और ने हमें ज्वाइन किया है। आप अपना बताइए। नींद पूरी की है इसलिए गुड। ठीक है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक। हमारी जो भी महसूसात होते हैं वो हमें हमारे जज्बात के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, हर जज्बा हमें मालूमात फराहम करता है। इमोशनल जहानत का आगाज अपने जज्बात को पहचानने से होता है कि हम ये समझ पाएं कि हमारे जज्बात क्या हैं, इस वक्त हम क्या महसूस कर रहे हैं, और उसके लिए जो बिल्कुल मुनासिब और दुरुस्त लफ्ज़ है वो हम इस्तेमाल करने के काबिल हों। यानी हम अपने जज्बात को जैसे कि वो हैं उसी दर्जे में अल्फाज में बयान कर सकें। ऐसा ना हो कि हम महसूस खुश कर रहे हैं, मतलब खुश यानी खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एक्सटेसी या बहुत ही कोई एक्सट्रीम खुशी के अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या बहुत ही बस हाँ मैं ठीक हूँ, बस सही है, ओके, जबकि हम खुश हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई थोड़ी सी परेशानी है तो हम अपसेट की बजाय हम कह रहे हैं कि आई एम मैड या आई हेट इट। तो एक एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो एक कम दर्जे का के लफ्ज़ जो है वो उसका इजहार कर सकता है। तो अपने जज्बात को बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कि वो हैं उनको पहचानना लाजमी है, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे जज्बात क्या है। और आज का सेशन हमारा क्योंकि इसी के बारे में है, और इंशाल्लाह ताला इस सेशन के इख्तिताम पर आप लोग और हम सब जज्बाती जहानत की तारीफ बयान कर सकेंगे, इसके 5 बुनियादी अज्जा को पहचान सकेंगे, अपने जज्बाती मुहर्रिकात ट्रिगर्स की निशानदही कर सकेंगे कि जो हमें मुहर्रिक फराहम करते हैं जज्बात के लिए, क्या चीज़ें हैं वो। जज्बात को मस्बत अंदाज में काबू करने की हिकमत अमली सीखेंगे इंशाल्लाह, और दूसरों के साथ हमदर्दी का मौसर इजहार कर सकेंगे। तो ये हमारे आज के टारगेट्स हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस अपने जज्बात को पहचानना है, इन्हें समझना है, इन्हें मुनासिब तरीके से संभालना है, मैनेज करना है कि वो जो भी कुछ हम महसूस कर रहे हैं, गुस्सा, गम, खुशी, उसमें हमें काबू में रखना है अपने अपने जज्बात को। दूसरों के जज्बात को समझना और मजबूत और मस्बत ताल्लुकात कायम करना, ये सारी चीज़ें मिलकर इमोशनल इंटेलिजेंस को बनाते हैं। और एक कोट हमारे पास लिखा हुआ है कि आईक्यू गेट्स यू हायर्ड। यानी आईक्यू की मदद से जो हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट होता है वो हमें नौकरी दिलवाता है, और ईक्यू हेल्प्स यू सक्सीड। ईक्यू क्या है? इमोशनल कोशेंट। आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट, ईक्यू इमोशनल कोशेंट हमें कामयाब करता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो। आइए देखते हैं कि आईक्यू में और ईक्यू में बुनियादी फ़र्क क्या है। हाउ वेल कैन आई थिंक? आईक्यू में बताता है कि हम
कितने अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, हाउ क्विकली कैन आई सॉल्व प्रॉब्लम्स, मसाइल कितनी जल्दी हल कर सकते हैं, हाउ गुड इज़ माई मेमोरी, मेरी याददाश्त कैसी है, मुझे कितनी चीज़ें याद रहती हैं, कितनी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। ये बातें हमें आईक्यू बताता है, इंटेलिजेंस कोशेंट। और इमोशनल क्वोशंट जो है वो ये बताता है कि हाउ वेल डू आई अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, कैन आई स्टे काम व्हेन आई एम अपसेट, यानी मैं अपनी परेशानी की हालत में, फिक्र की हालत में, खुशी की हालत में क्या मैं अपने इमोशंस को मैनेज कर पाती हूँ, अपने आप को हर हाल में पुरसुकून रख सकती हूँ, या मैं अपने अपना आपे से बाहर हो जाती हूँ और मैं अपने जज्बात को काबू नहीं कर सकती। कैन आई अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील। सो एक पहलू तो इसका ये है कि मेरी ज़ात के में जो इमोशंस हैं उनको मैं पहचान पाऊँ, उनको मैं मैनेज कर पाऊँ, और दूसरा पहलू इसका ये है कि मैं दूसरों के जज्बात को समझ पाऊँ। यहाँ पर एक मिसाल से हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर एक जैसे आए हैं। स्टूडेंट ए जो है उसका आईक्यू हाई है और उसका ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशंट जो है वो लो है। तो वो मसाइल को बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से हल कर लेता है। लेकिन जब उसे कोई भी शख्स कोई मशवरा देता है या उसकी तस्हीह करता है तो उसको गुस्सा आने लगता है, और उसको दूसरे लोगों के साथ काम करने में दिक्कत होती है। यानी वो अकेला तो काम कर सकता है लेकिन दूसरों के साथ मिलकर नहीं कर सकता। तो ये स्टूडेंट ओ है, जिसमें स्टूडेंट ए है, सॉरी, जिसका आईक्यू तो हाई है लेकिन ईक्यू लो है। स्टूडेंट बी जो है उसका आईक्यू एवरेज है लेकिन उसका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है। तो वो बहुत स्टेडीली, सुकून से, तसलसल से सीखता रहता है। हर हाल में वो काबू में रखता है अपने आप को, काम और पुरसुकून रहता है। ठीक है, कोई भी प्रेशर हो, डिफिकल्टी हो, परेशानी हो, उन सब में जो है वो अपने आप को पुरसुकून रख सकता है। और दूसरों की हौसला अफजाई करने की उसमें सलाहियत है, यानी वो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं है, दूसरों के जज्बात को भी समझता है और वो उनको इनकरेज करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है। और टीम में बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर लेता है, यानी ग्रोह में काम करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये पहचान है ऐसे दो अफराद की। पहला फर्द जो है उसका आईक्यू हाई है लेकिन उसका ईक्यू लो है, और दूसरे फर्द का आईक्यू एवरेज है लेकिन उसका ईक्यू हाई है। तो उसे हम देखते हैं कि वो पुरसुकून रहता है, दूसरों की हौसला अफजाई करता है और टीम में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाता है। अब हम ये देखते हैं कि EQ हमें क्या मदद देता है और इसका क्या हमें फायदा हासिल होता है। तो पहला फायदा ये है कि कोई भी किस्म का स्ट्रेस हो, दबाव, जहनी दबाव, उसको हम अच्छे तरीके से काबू कर पाते हैं। और गुफ्तगू मौसर तरीके से हम कर पाते हैं, यानी हमें सही अल्फाज, मुनासिब अल्फाज का चुनाव करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती कि हम जो कहना चाहते हैं वो अपनी गुफ्तगू को बिल्कुल दुरुस्त, नपे तुले और खूबसूरत अल्फाज में वो हम अपनी बात को कह पाते हैं। इख्तलाफात को खुश असलूबी से हल करते हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ इंसान हो वहाँ इख्तलाफ ना हो। इख्तलाफात पैदा होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन वो बहुत खुश असलूबी से उन इख्तलाफात को हल कर लेते हैं क्योंकि उन्हें गुफ्तगू करनी आती है और वो अपने जज्बात के लिए दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करते हैं। और जब वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं तो उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होती कि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को बयान कर रहे हों, बल्कि जैसी कि वो है हम उसी हालत में उसी तरह से उसको बयान करते हैं, अपनी जज्बात को। दूसरों का एतमाद हासिल करते हैं। जाहिर है कि जब हम अपने जज्बात पर काबू रखते हैं, अपने जज्बात को जानते हैं, दूसरों की हौसला अफजाई करते हैं, तो ऐसी सूरत में दूसरों का एतमाद हमें हासिल होता है, लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, लोग हम पर एतमाद करते हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बेहतर कायद बनते हैं, हम अच्छे लीडर बनते हैं इसलिए क्योंकि हम अपने जज्बात को काबू रख सकते हैं। दानिशमंदाना फैसले करते हैं, यानी अलल टप, बिला सोचे समझे फैसले नहीं होते। सिर्फ जज्बाती फैसले नहीं होते बल्कि वो अपने जज्बात को एनालाइज करके, अपने जज्बात को देखते हुए और
अक्लमंदी से, रैशनली हम जो है वो फैसले करते हैं। रैशनल भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं, उनके इम्तजाज से हमारे फैसले होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इन महारतों में से कौन सी महारत सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, यानी उसमें आपको दिक्कत होती है, यानी जहनी दबाव को संभालने में, अच्छी गुफ्तगू करने में, या इख्तलाफात को खुश उसलूबी से हल करने में, या दूसरों का एतमाद हासिल करने में, अच्छा लीडर बनने में, अच्छे फैसले करने में। इनमें से किस में आपको दिक्कत होती है? चैट में आप लिखकर बताइए। शैम्पू हेयर कलर है, पर क्या सोच रही हो? मैं पहन रही हूँ, मेरे पास तो नहीं है। उर्वा, काइंडली म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, फैसला करने में मुश्किल होती है। ठीक है। जहनी दबाव को काबू कर लेते हैं आराम से, या उसमें हाथ पांव फूल जाते हैं, परेशानी होती है? ठीक है, क्योंकि जहनी दबाव ऐसा लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम दबाव महसूस कर रहे हैं, हमें प्रेशर महसूस हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, और उसको काबू करने में हमें दिक्कत होती है। ठीक है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ओके जी। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके 5 अज्जा हैं। ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद आगाही, फिर सेल्फ रेगुलेशन, जाती नज्म जब्त, ठीक है, और फिर आमादगी, कि हम काम करने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए क्या हम आमादा होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। फिर एम्पथी, दूसरों के साथ, दूसरों के जज्बात को समझना, उनके साथ हमदर्दी करना, ये एक पहलू है। और आखिरी पहलू है समाजी महारतें। तो ये सब जो है 5 अज्जा हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, यानी खुद आगाही, जाती नज्म ज़ब्त यानी सेल्फ रेगुलेशन, आमादगी मोटिवेशन, हमदर्दी एम्पैथी, और सोशल स्किल्स समाजी महारतें। इन्हीं 5 को हम बारी बारी इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस पर हम अलग से एक पूरा कोर्स कर चुके हैं, लेकिन यहाँ सेल्फ अवेयरनेस का जो पहलू है वो अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को समझ पाने वाला पहलू, यानी ये सिर्फ इस एरिया में हम आज डील करेंगे इसको। सेल्फ अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हमारा जो मरकज़ है या फोकस है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इस वजह से हम इसी एरिया को देखेंगे। वॉट एम आई फीलिंग, मैं क्या महसूस कर रही हूँ। वाई एम आई फीलिंग दिस, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ। हाउ इज दिस अफेक्टिंग माई बिहेवियर, इसका असर मेरे रवैये और अमल पर कैसा पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, ठीक है, किस तरह पड़ रहा है। तो मेरे जज्बात क्या हैं, और मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, उसकी वजह क्या है। अभी हमने शुरू में आपसे एक एक्टिविटी करवाई थी कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रही हैं। तो उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें अपने आप से पूछनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। अगर मैं खुश हूं तो क्यों, गमज़दा हूं तो क्यों, परेशान हूं तो क्यों, अपसेट हूं तो क्यों, और दुखी हूं तो क्यों। ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, यानी ये मुझे जानना अपने बारे में लाजमी है, ताकि मुझे पता हो कि मेरे जज्बात क्या हैं, और फिर उसका असर मेरे काम पर, मेरी जिंदगी पर, दूसरों के साथ रवैयों में, दूसरों के साथ इंटरेक्शन में किस तरह जो है वो मुझ पर उसका असर पड़ रहा है। यानी वो जज्बात सिर्फ जज्बात नहीं है, बल्कि वो मुझ पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। दूसरा पहलू है सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, रद्द अमल, यानी जब
आप सेल्फ रेगुलेशन ये है कि आप कोई जज्बात फील कर रहे हैं और उसके बाद फौरन रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये करना है कि हमें सेल्फ रेगुलेशन के लिए, अपने आप को काबू करने के लिए, अपने जज्बात को मैनेज करने के लिए रद्द अमल देने से पहले रुकना है। कुछ कहने से पहले सोचना है। पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है। तो जो सोचना और तोलना है वो पहले होगा और उसके बाद हम रद्द अमल का इजहार करेंगे। तो रद्द अमल अमल को हम शऊरी तौर पर मुंतखब करेंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी, बस जो भी जज्बा है, जो भी रिएक्शन है, हम फौरन जो है वो उसको शो कर दें, बल्कि हम सोचे समझे रिएक्शन को शो करेंगे, यानी रिस्पॉन्ड करेंगे रादर देन रिएक्टिंग, ठीक है। तो रिएक्ट करने की बजाय हम रिस्पॉन्स करेंगे। और इसीलिए जो लफ्ज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इस तरह समझें कि वो रिस्पॉन्स की सलाहियत है, यानी कि हम किस तरह रिस्पॉन्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन में अपने जज्बात पर काबू पाना एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हमें हासिल करनी है। इसके लिए एक टूल है, देखते हैं उसको कि वो क्या है। स्टॉप उसका एक्रोनिम है, और ये टेक्निक हमें सेल्फ रेगुलेशन में मदद देती है। एस स्टैंड्स फॉर स्टॉप, यानी रुक जाएं। जब आप परेशान हो तो फौरन रुक जाएं। जब कोई कोई दुख पहुंचे, कोई गम पहुंचे, किसी बात में आपको गुस्सा आए, तो सबसे पहले आपको रुकना है। एक लम्हे के लिए खुद को रोकें। कोई जवाब, कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स, कोई रिएक्शन शो ना करें। दूसरी चीज है टेक अ डीप ब्रेथ। सांस लें, और वो सांस कॉन्शियस सांस हो। गहरी सांस लीजिए, नाक से सांस अंदर लीजिए और मुंह से उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालिए। इस अमल से जो जज्बा आपके अंदर उभर रहा है उस पे आपको काबू आ जाएगा और आपका दिल पुरसुकून हो जाएगा। फिर ओ है। ओ का मतलब है ऑब्जर्व करना, यानी आप माहौल का जायजा लें, अपने इर्द गिर्द देखें और महसूस करें कि क्या हो रहा है। दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखें, इर्द गिर्द के माहौल को देखें। आप अपने जिस्म को महसूस करें कि दिल, क्या आपका दिल तेज तेज धड़क रहा है, या कोई ऐसा पसीने छूट रहे हैं, या आपके हाथ पांव कांप रहे हैं, यानी जो भी हो रहा है आप उसको ऑब्जर्व करें कि आप उस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। ये सारा जायजा लेने के बाद, रुकने के बाद, सांस लेने के बाद, जायजा कर लेने के बाद आप बेहतर फैसला करें। जब आप पुरसुकून हो जाएं तो सोचें कि आगे क्या करना है, फिर बात करें, दूर चले जाएं या मदद तलब करें। अगर तो आपको लगता है कि आप बात कर सकते हैं तो आप बात कीजिए, और वरना आप वहां से चले जाएं। या अगर आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है तो आप दूसरे की मदद हासिल करें, ठीक है। फर्ज करें कि आपका दोस्त आपको नाराज कर देता है और आपको गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि आप कुछ कहें, क्या करना है आपको? स्टॉप का तरीका इस्तेमाल करना है। रुकना है, सांस लेना है, सोचना समझना है, माहौल का जायजा लेना है, फिर बेहतर फैसला करके, कॉन्शियस फैसला करके, सोचा समझे प्लान के मुताबिक बात करनी है, ठीक है। या कुछ देर दूर रहना है, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि उस वक्त जब हम बात करेंगे तो कोई गलत बात हमारे मुंह से निकल जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम उस वक्त अलग हो जाए, और बाद में जब हम सही हालत में हों और हमें गुस्सा ना आ रहा हो उस वक्त हम बात करें, ठीक है। और हमें दीन में भी जो हमारा तरीक़ेकार जो हमारे पास है वो ये है कि पानी पियो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करो। तो बेहतर है कि हम वहाँ से हट जाएं, और जब अपने गुस्से गुस्से में काबू पा लें तो हम जो है वो गुफ्तगू करें, ठीक है। याद रखें कि सब्र और काबू रखना कमजोरी नहीं, ये अक्ल और ईमान की अलामत है। तो ये एक टेक्निक है अपने आप को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की। फिर कभी कभी ये होता है कि हम इमोशनली, हमारे इमोशंस जो है वो हाईजैक हो जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मुहर्रिक होता है जिसकी वजह से हम बेकाबू होकर ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसी बातें कर लेते हैं जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ता है, ठीक है। इश्तियाल देने वाले जज्बाती मुहर्रिक, इमोशनल ट्रिगर्स, ठीक है, वो ऑटोमेटिक होते हैं,
often disproportionate responses to situations, words और actions। यानी जो भी किसी ने कोई बात कही है या कोई एक्शन किया है जिसके नतीजे में हम रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो वो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि जितनी किसी ने बात कही उसके मुताबिक ही हमारा रिएक्शन है। वो प्रोपोर्शनेट नहीं होता, यानी वो तनासुब उसका बिल्कुल हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जबकि वो बात इतनी बड़ी होती नहीं है। ठीक है। और दे जनरली स्टेम फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और नेगेटिव कोर बिलीव्स। तो कोई बचपन में कहीं माजी में कोई ऐसा वाकया हुआ होता है जिसमें किसी ने हमें जोर से कोई बात कही, कोई ऐसी चीज हुई जिसके बाद कोई बड़ा वाकया हो गया। कोई बचपन में कोई ऐसा तजुर्बा होता है जिसकी वजह से हम, वो हमारे याद में, हमारे जहन में वो इस तरह से मौजूद होता है कि वो उसका वजह से जो है वो हम इस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। या कोई हमारी कोर बिलीफ जो हमारे अपनी ज़ात के बारे में, इंसानों के बारे में, ताल्लुकात के बारे में जो हमारी बिलीफ्स हैं, जो हमारा यकीन है कि इस तरह से गुफ्तगू होनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो कोर बिलीफ्स हमारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है। तो इन वजूहात की वजह से जो है वो हमें वो इमोशनल ट्रिगर हमें बेमौका बेमहल रिस्पॉन्स देने पर मजबूर करता है। अच्छा, कॉमन कैटेगरीज क्या होती हैं उन इमोशनल ट्रिगर्स की? इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस, यानी एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए कुछ ऐसी चीज हो जाती है। ट्रिगर्ड बाय हाउ वी फील अदर्स आर ट्रीटिंग अस, यानी हम गुस्से में आ जाते हैं या बेकाबू हो जाते हैं ये सोचकर कि दूसरा मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है। यानी मुझे ये महसूस होता है कि वो मुझ पे बिला वजह तनकीद कर रहा है, मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। या लोग मुझे कबूल नहीं कर रहे, मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं अदम कबूलियत महसूस कर रही हूँ। या छोड़ देना, कि लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैं इधर बैठी रह गई और वो तो चले गए, वो तो कहीं और दूसरे कमरे में जाके बात करने लगे। ठीक है। या कोई किसी ने आवाज़ बुलंद की है जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि बहुत बड़ा कोई इख्तलाफ हो गया है। ठीक है। तो ये वो महसूसात हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर करेंगे और आपका गुस्सा या आपका इजहार जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो जाएगा। दूसरा किस्म ये हो सकता है कि कंट्रोल एंड बाउंड्रीज, यानी आपके इख्तियार को कोई चैलेंज करे। ट्रिगर्ड व्हेन आवर सेंस ऑफ कंट्रोल और पर्सनल स्पेस इज थ्रेटन्ड, कि कोई मेरी पर्सनल स्पेस में आ रहा है, कोई मेरे जो मैं चीज़ें मेरे हिस्से की हैं या मेरा इदारा है या मेरी जगह है वहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है और मेरी समझें कि ताकत को कम कर रहा है। ठीक है। तो लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी आप ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा कोई इख्तियार ही नहीं है, ये तो मुझसे इख्तियारात छीने जा रहे हैं। या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप घिरे हुए हैं, यानी सबने आपको एक तरह से घेर लिया है और आपको स्पेस ही नहीं दे रहे। या आप घुटन महसूस करते हैं लोगों की मौजूदगी में, दूसरों की बातों में, दूसरों की चीज़ों में। और ज़ाती हुदूद का एहतराम ना किया जाना, ये महसूस करते हैं कि मेरी हुदूद का एहतराम नहीं किया जा रहा। तो ये दूसरा किस्म है, दूसरी किस्म है इसकी इमोशनल ट्रिगर्स की। तीसरी है कि हमारी इंटरनल स्टेट कुछ ऐसी है, ट्रिगर्ड बाय डिफिकल्ट फीलिंग्स और फिजिकल स्टेट्स विद इन अस, यानी हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिससे हमारे महसूसात कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से हम इमोशनल रिएक्शन शो कर रहे हैं। हम बहुत स्ट्रेस्ड है, इतना काम है, इतना काम है कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है। तो काम का प्रेशर है, काम ना होने का प्रेशर है, फिर हम जिस्मानी तौर पर इंतहा से ज़्यादा थके हुए हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है कि जो हमारी थकन जो है वो उसकी वजह से हम ऐसे जज्बात का इजहार करते हैं जो मुनासिब नहीं होते। या कोई हमें तकलीफ़ है, हम बीमार हैं, कोई डिस्कम्फर्ट है, हम तकलीफ़ में हैं जिसकी वजह से हम गलत रिएक्शंस शो करते हैं या एक्सट्रीम रिएक्शंस शो करते हैं। और यहाँ हमें ये महसूस होता है कि हम इस काबिल नहीं है, हमसे हो नहीं रहा, हम ये काम मैं कर नहीं पा रही, ये इनएडिक्वेट हूँ मैं, मेरी सलाहियत इनफ नहीं है, जो काम मुझे दिया गया है मैं वो कर नहीं पा रही, मुझ में सलाहियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, एटीट्यूड एप्टीट्यूड का मसला है, मुझसे हो नहीं रहा। ठीक है। सेल्फ डाउट एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक, और अपने ऊपर शक
कि मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आएगा, नुकसान हो जाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे बुरा समझेंगे। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये ऐसा इंटरनल स्टेट आपकी हो गई है कि आप कोई भी जरा सा आपको समझे टच करेगा तो आप फट जाएंगे। चौथी चीज है सेंसरी इनपुट, triggered by sensory experiences that remind us of past distress। माजी में कोई ऐसी चीज हुई है, कोई ऐसा आपको एक्सपीरियंस हुआ है जो आपके जहन में नस्ब हो गया है, यानी आप जरा सी वही चीज दोबारा होती है तो आपको वही पूरा वाकया आपके कॉन्शियसनेस में आ जाता है और फिर उसी तरह से आप रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी ऊंची आवाज, अचानक कोई ऊंची आवाज आना, जैसे घर में आग लग गई तो आप जरा सी भी, आपको कहीं से भी कोई ऐसी आवाज आए जिससे आपको महसूस हो कि कहीं आग लगी हुई है, तो आप खौफजदा हो जाते हैं और आप पैनिक अटैक हो जाता है, आप हाथ पांव छोड़ देते हैं, आप चीखने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ जितनी परेशानी का इजहार करना चाहिए उससे ज्यादा परेशानी जो है वो आप जाहिर करते हैं। या कोई खास स्मेल है, कोई खुशबू है, कोई भी किसी किस्म की स्मेल है जिससे कि आपका कोई माजी का कोई वाकया जो है वो ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं। या कोई इन्वायरमेंट है, कोई जगह है, पहाड़ी है मिसाल के तौर पे, कोई कभी पहाड़ी से गिर गया था, तो आपको वो याद आ जाता है। ठीक है, तो वो पेनफुल मेमोरी जो माजी में होती है वो जो है वो सरफेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। ठीक है, ट्रिगर्स आर नॉट आवर फॉल्ट बट हीलिंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो ट्रिगर्स हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। यानी आपको कोई खुशबू आई और आप पे दीवानगी सी तारी हो गई और आप परेशान हो गए और आप भागने लगे या आप चीखने लगे, आपके हाथ पांव कांपने लगे, ये आपके काबू में नहीं है। लेकिन इसका इलाज करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको पहला मरला ये है कि आपको पता चल जाए, और जब आपको पता चल जाए तो आप अपनी उस बीमारी को दूर करने की कोशिश करें। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजिंग आवर इमोशंस। अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए जो पहला कदम है वो ये है कि हमें पता हो कि हमारी इमोशंस क्या हैं। With Allah's help, we can heal, grow and respond with wisdom। और अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह हम जो है वो अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं, बेहतर भी कर सकते हैं, और अकल और समझ के साथ हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन, एंड whoever is mindful of Allah, he will make for him a way out। तो अगर हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का खौफ और मोहब्बत और एहतराम और उनकी नाराज़गी का डर हमारे जहन में है और हमें हर वक्त ये बात याद रहती है, तो अल्लाह ताला हमें रास्ते दिखाएगा और इंशाल्लाह हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काबू पा सकेंगे। अच्छा, अब देखें कि ट्रिगर वर्सेस रिस्पॉन्स, यानी दो चीज़ें हमने समझी कि एक तो ट्रिगर है जिससे बेकाबू मनफी जज्बात का इजहार होता है, और एक रिस्पॉन्स है जो सोचा समझा है। अब ये एक सिनेरियो है कि आपके कॉलीग ने आपको, आपके साथी ने, टीचर ने, दूसरी दोस्त ने आपको सबके सामने मनफी तनकीद की है। यानी सबको पता चल गया है कि आप अ, कोई मतलब मनफी चीज आपके बारे में कही गई है। ठीक है, यानी कि मनफी तनकीद को सबके सामने कह दिया गया है। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें आपका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, रिएक्शन क्या हो सकता है, और रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। यानी एक बंदे ने आपको सबके सामने समझे बेइज्जत कर दिया, यानी आप पे मनफी तनकीद की, तो जाहिर सी बात है आपको यही फील होगा कि सबके सामने ये बात कहने की नहीं थी, तो आपको वो बुरा लगा। तो रिएक्शन क्या होगा, क्या हो सकता है रिएक्शन। रिएक्शन वो है जो सोचे समझे बगैर, यानी जैसे ही समझे थप्पड़ मारा किसी ने और आपने भी थप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन है कि फौरी आपने वही रद्द अमल जो पहला रद्द अमल है वो शो कर दिया, स्टॉप इस्तेमाल नहीं किया। जी चैट में बताइए या आप अनम्यूट करके बताएं।
जैसे आप उस बंदे से नाराज हो सकते हैं, उससे तनकीद की तो आप भी उसकी कोई चार खामियां उसको बता सकते हैं। जी, उसकी कोई कमजोरी सबके सामने बता दें, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा रिएक्शन होगा, रद्द अमल, जो फौरी रद्द अमल होगा, जो सोचा समझा रद्द अमल नहीं होगा। ये भी सोचें कि फिर रिस्पॉन्स कैसा होगा। यानी ये तो वो है जो हमें फौरी तौर पर हमारे जहन में आता है और हम फौरन कर डालते हैं। रिस्पॉन्स में पूरा माहौल फिर गर्म हो जाएगा ना। अब हम्म। वो अ, सही तरीका नहीं रहेगा, यानी गर्मा गर्म फिर बहस मुबाहिसा ये शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे पर इल्जामात शुरू हो जाएंगे एक दूसरे पर। हाँ, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, ये रिएक्शन ये होगा कि आपका गर्मा गर्म बहस हो जाएगी, बिल्कुल सही है, लड़ाई होना शुरू हो जाएगी, और जो एक मनफी तनकीद शायद वो सच्ची थी, उसकी बजाय जो है वो एक ऐसा माहौल बन जाएगा जिसमें कि वो अ, मतलब शायद गलत बातें भी सामने कर दी जाए। जी, बिल्कुल। तो रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि आप बाद में कन्फ्रंट करें, अकेले में उसको बताएं कि जो आपने बात कही है वो दुरुस्त नहीं है, और उसका बेहतर जो है वो जाविया, आपका जाविया निगाह क्या है, और आपने वो अमल क्यों किया जो उनको मनफी लग रहा है। ठीक है। ओके। तो रिस्पॉन्स में हम पुरसुकून रहेंगे, यानी उस वक्त हमें गुस्सा आ रहा है, उस वक्त हमारे जज्बात उभर रहे हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, उसको शट अप कॉल देना चाहते हैं, उसको चुप कराना चाहते हैं, कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं कि वो चुप हो जाए बस। ठीक है। लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप पुरसुकून रहें, और वजाहत तलब करें कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपको क्या लग रहा है, किस वजह से आपको लगा कि ऐसी बात है। ठीक है। और फिर प्राइवेटली, जैसे अभी उर्वा ने कहा कि प्राइवेटली तन्हाई में मजीद गुफ्तगू कर लेंगे, बाद में कन्फ्रंट कर लेंगे, बाद में पूछ लेंगे, जब वो तन्हा हो, आप और वो हों, और वो उस मसले को आप मिलकर हल कर लेंगे। ठीक है। तीसरा हिस्सा जो इमोशनल इंटेलिजेंस का है वो मोटिवेशन है, कि जो लोग हाई ईक्यू रखते हैं, उनकी जिंदगी में कोई मकसद होता है, वो बा मकसद जिंदगी गुजारते हैं, वो पुर उम्मीद रहते हैं कि आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बेहतर सीखेंगे, और तरक्की होती चली जाएगी, सीखने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। और अगर कोई मुश्किल पेश आए तो वो जल्द उस पे काबू पा लेते हैं, वो कई दिन तक सैड होकर रोते नहीं रहते, दुखी नहीं रहते, बल्कि वो जल्दी से अपने जज्बात को काबू कर लेते हैं, और उस धचके से, उस रुकावट से, उस सेटबैक से फौरन अपने आप को बहाल कर लेते हैं। ठीक है। तो जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, उस मकसद के साथ आप जिंदगी गुजारें। ठीक है। वो ऐसी डिजायर होगी जो आपकी जिंदगी को माने देगी। फिर आपको हर वक्त ये कोशिश होनी चाहिए कि जो काम भी करें उसमें मास्टरी हासिल करें, महारत हासिल करें, और खुद एक मुख्तारी और ऑटोनमी जो है वो आपका टारगेट होना चाहिए। और अब आप देखिए कि अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं तो वो हमारी ज़िंदगी को ड्राइव करती हैं। मकसद भी है, हम मास्टरी भी हासिल करना चाहते हैं, और हम आज़ादी भी हासिल करना चाहते हैं, या आज़ादी हमें हासिल है तो हमारे पास ड्राइव है। जब मकसद और मास्टरी होता है तो हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, यानी हमारी ज़िंदगी में एक मकसद है और हम अपनी सलाहियतों में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है। जब महारत और खुद मुख्तारी होती है तो एक डेडिकेशन होती है, और जब मकसद और खुद मुख्तारी होती है तो ख्वाहिश पैदा होती है काम करने की। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, हमें डायरेक्शन देती हैं, और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगला पहलू है एम्पैथी। और एम्पैथी और या हमदर्दी तीन तरह की होती है। कॉग्निटिव एम्पैथी, यानी जहनी तौर पर हम दूसरे की जज्बात को, दूसरे की परेशानी को समझ सकें। इमोशनल एम्पैथी होगी कि जज्बात को हम समझ पाएं। और एम्पैथेटिक एक्शन होगा कि हम हमदर्दी के साथ दूसरे के साथ सलूक करें। द बिलीवर्स आर लाइक वन बॉडी, हम इससे समझ सकते हैं कि एक मुसलमान जो है, मोमिन, एक जिस्म की मानिंद है, कि एक हिस्से को
तकलीफ होती है तो सारे जिस्म को बुखार हो जाता है। ठीक है, तो किसी दूसरे शख्स के एहसासात को बगैर राय काम किए समझने की सलाहियत, यानी उनको अच्छा बुरा ये तय करने की बजाय हम सिर्फ ये समझ पाएं कि दूसरे के जज्बात क्या हैं। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पहलू ये है। और जब आप ये कहते हैं आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील, तो शायद ये दुरुस्त नहीं होता। इसकी बजाय हमें ये कहना चाहिए कि मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए एक मुश्किल वक्त है। ठीक है, तो क्योंकि हम शायद किसी के दूसरे के जज्बात को एग्जैक्टली नहीं समझ सकते, लेकिन हम ये बात हमें समझ में आती है कि दूसरा फर्द जो परेशानी है उसकी, वो एक मुश्किल वक्त है, मुश्किल सूरत हाल है जिससे वो गुजर रहा है। इसलिए ये जुमला कहना ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए एक मुश्किल वक्त है। अब सोचिए कि आपके की रफीकी कार अचानक बहुत खामोश रहने लगी है, तो आप क्या करेंगी? यानी ये आपने महसूस किया कि आपके इर्द गिर्द एक साथी जो नॉर्मली ऐसे नहीं हुआ करती थी, वो बातचीत करती थी, वो मजाक भी करती थी, गुफ्तगू में हिस्सा भी लेती थी, काम भी करती थी, लेकिन वो अचानक से बहुत खामोश रहने लगी है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इससे खामोशी की वजह पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उसे क्या मसला दरपेश है। ठीक है, तो गुफ्तगू करना हमेशा एक बहुत बड़ा हल होता है। कभी कभी हम जो महसूस कर रहे होते हैं, जब हम किसी से कह लेते हैं तो हमें जहनी तौर पर एक सुकून हासिल हो जाता है, यानी जब वो बात हमारे सिस्टम से निकल जाती है, हम खुद उसकी बिल्कुल वजह पूछेंगे, नादिया ने कहा है। ठीक है, और जब हम सिस्टम से वो चीज़ निकल जाती है, हम किसी के सामने अपने जज्बात का इजहार कर लेते हैं, तो मसला किसी हद तक हल हो जाता है। तो इसलिए गुफ्तगू जो है वो हमेशा एक अहम चीज़ होती है। अगला हिस्सा है सोशल स्किल्स। जो लोग हाई ईक्यू रखते हैं, इमोशनल कोशेंट उनका हाई होता है, वो दूसरों की बात को बहुत गौर से सुनते हैं, यानी वो उनको सुनना आता है। वो अच्छे से रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करते हैं, जो भी बात कहें, वो इख्तलाफ राय हो या एग्रीमेंट हो, दोनों लिहाज से जो है वो अच्छी तरीके से गुफ्तगू कर पाते हैं। और वो कॉन्फ्लिक्ट को, जो भी इख्तलाफ हो, उसको मैनेज कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और जिसकी वजह से एतमाद की फिजा पैदा होती है, और वो टीम्स में बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर सोशल स्किल्स होती हैं। अब एम्पैथी को डेवलप करने के लिए और अच्छी लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए ये एक टूल है जिसके एक्रोनिम है बिल्ड। बी का मतलब है बॉडी लैंग्वेज। जब कोई गुफ्तगू करे तो उसके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसके पोस्चर्स हैं, उसके जेस्चर्स हैं, उसका अंदाज है, हाथ हिलाना, देखना, चेहरे के तासुरात, वो सब चीज़ों पे गौर करें। फिर समझने की कोशिश करें, एक्टिवली लिसन करें, ये समझें कि उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका मतनाए नज़र क्या है, वो किस पहलू से बात कर रहा है। फिर बगैर इंटरप्ट किए उसकी बात को पूरे तरीके से सुने। ये मत सोचे कि अब मैं इसको ये मशवरा दे दूं, इससे मैं ये बात कह दूं, ये इसको कहूं। इसकी बजाय आप पूरी बात को ख़त्म होने दें, उस बंदे को इत्मीनान से अपनी बात कहने दें, और आप आई कांटेक्ट दें। आप ये इजहार करें अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि आप उस बंदे को सुन रहे हैं और आपकी पूरी तवज्जो उस शख्स की तरफ है। और फिर जज ना करें। एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स विदाउट क्रिटिसिज्म। एवरी वंस एक्सपीरियंस इज वैलिड। जो वो कह रहे हैं, जो वो बात कह रहे हैं, उसको, उस पर कोई राय सादिर ना कर दें, उस पर कोई फैसला सादिर ना कर दें, बल्कि आप उसकी बात को समझने की कोशिश करें। तो ये टूल जो है वो आपको मदद देता है कि आप हमदर्दी आपके अंदर पैदा हो और आप दुरुस्त तरीके से सुन सकें। एम्पैथी इज अबाउट पीपल नॉट प्रॉब्लम्स। अंडरस्टैंड विथ योर हार्ट एंड रिस्पॉन्ड विथ काइंडनेस। दिल से सुने और हमदर्दी से रिस्पॉन्ड करें। इमोशनल हाईजैकिंग की मैंने बात की थी कि ये एक अचानक होने वाली ट्रिगर होता है जिसमें हम फाइट फ्लाइट और फ्रीज का रिएक्शन शो करते हैं। इसके लिए खाका देखते हैं कि एक अचानक
अचानक और शदीद जज्बाती रद्द-ए-अमल, यानी जो भी मुहर्रिक हुआ, आपने एक शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया, जो आपकी मंतकी सोच को वक्ती तौर पर नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है, ये हमने पहले जो ट्रिगर्स की बात की थी, ये उसी की तफसील है। जब दिमाग किसी सूरत हाल को ख़तरा महसूस करता है, उसे लगता है कि ये सूरत हाल ख़तरनाक है, तो वो तीन उसके जज्बात उसमें पैदा होते हैं: फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। या तो लड़ो, या भागो, या फिर वो बिल्कुल साकित हो जाते हैं, उनसे कोई भी रद्द अमल शो नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये तीन तरह की चीज़ें हो सकती हैं किसी ट्रिगर के नतीजे में। ठीक है, खतरे का मुकाबला करना या उसका जवाब देना, हमले से जारहियत से ही आप जवाब देंगे। ठीक है, या फिर आप वहां से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे ही नहीं। और या फिर आपसे हिला भी नहीं जाएगा, आप यानी उठ भी नहीं पाएंगे, आप कुछ कह भी नहीं पाएंगे।